अगर हम लोग ओवर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वहाँ पर जब भी हम पावर को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब भी तारों के अंदर करंट फ्लो करेगी, तो करंट जब भी कहीं पे भी फ्लो करती है तो वहाँ हीटिंग होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ओमिक हीटिंग कह लो या ओमिक लॉसेस होते ही होते हैं। तो जो ओवर ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पर हीट जनरेट होती है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि यार हवा चल रही होती है, मस्त सी हवा रास्ते पर चल रही होती है और खुला आसमान होता है, तारों के बीच में गैप अच्छा खासा होता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी होता है, तो बड़े आराम से जो हीट इन वायर्स के अंदर जनरेट होती है ना, वो एवोपरेट हो जाती है, या कह लो कि एग्जिट कर जाती है सिस्टम से बाहर चली जाती है, ठीक है, तो हमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल की, तो अंडरग्राउंड केबल के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये केबल जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं, तो यहाँ पे जो भी ओमिक हीटिंग की वजह से हीट जनरेट होगी, भाई जब भी केबल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो हीट क्रिएट करेगा, तो वो जो हीट होती है वो क्या होता है, वो ट्रैप होकर रह जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हीट ट्रैप का, ठीक है। तो सॉइल के अंदर क्या होता है, जो केबल्स होते हैं उनकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ हीट ट्रैप होकर रह गई। अच्छा, अब हीट का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो एक बात ध्यान से समझो, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर उस बॉडी से में जितनी हीट बन रही है उतनी हीट रिलीज भी हो जा रही है, यानी कि उसको अगर हम बाहर निकाल दे रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ा अच्छे से हीट एक्सचेंज होगा और इस पर्टिकुलर कंडक्टर या इस पर्टिकुलर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होगा वो लो बना रहेगा जो भी है उसका, और कह सकते हो कि हीट अप नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पे कोई बॉडी है जिसके अंदर हीट जो जनरेट हो रही है उससे कम वो ज़्यादा है और कंपेयर टू द हीट जो एग्जिट कर रही है, ठीक है, हीट जो निकाली जा रही है, रिलीज करी जा रही है, अगर हीट रिलीज कम हो रही है और जनरेट ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, ये बॉडी जो होगी इसका टेम्परेचर थीटा या जो भी तुम डिग्री सेंटीग्रेड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये बॉडी जो होगी वो हीटअप होने लगेगी। समझ में आ रही बात है? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि अगर किसी बॉडी की अंदर की हीट को बाहर ना निकाला जाए तो वो हीटअप होने लगती है। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग यूज़ करते हैं गर्मियों के अंदर। क्या करते हो, गर्मियों के अंदर हम लोग हाफ शर्ट पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी की जो हीट है वो यहाँ से रिलीज होती रहे हमारे बॉडी से एनवायरनमेंट में और हमें ठंडा फील होता रहे। लेकिन सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लेयर ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जितने सारे हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर क्लॉथ होंगे उतनी ज़्यादा अंदर की जो हीट होगी वो बाहर निकलने से बच जाएगी, और हीट अगर बाहर नहीं निकलेगी तो हमें गर्म फील होगा। तो पूरी दुनिया ये बहुत ही ज़्यादा सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है हीट रिलीज के, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हीट किसी बॉडी से निकलेगी उतना उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, उतनी वो कूल डाउन होगी। अच्छा, इसी काम के लिए दुनिया भर में वेंटिलेशन का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था जनरेटर की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कूलिंग करने के लिए एयर को फ्लो करवाते हैं, डक्ट्स बनाते हैं, डक्ट्स यूज़ करे जाते हैं घरों के अंदर भी, ठीक है। फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने देखा हो कभी पावर ट्रांसफार्मर, देखना पावर ट्रांसफार्मर, तो उसका कभी भी अगर तुम डायग्राम देखोगे तो वहाँ फ़ैन यूज़ करा जाता है, फ़ैन प्रॉपर यूज़ करे जाते हैं ताकि वो क्या करें, ट्रांसफार्मर को कूल डाउन करते रहें, ठीक। तो फ़ैन यूज़ करे जाते हैं। इवन अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटर की, मैंने बीएचईएल में ट्रेनिंग करी थी तो वहाँ पे ये चीज़ देखी थी, आपने जाके देखना, अच्छा है। बीएचईएल में अल्टरनेटर बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अल्टरनेटर मैंने देखा था, तो वहाँ पे वो हॉलो कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, हॉलो कंडक्टर। तो हॉलो कंडक्टर के पीछे कहानी क्या थी कि अगर कंडक्टर हॉलो होगा उसके अंदर से हम लोग प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन गैस पास करवाते थे, और हाइड्रोजन जो होती है वो कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब एक स्पेशल तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है जब हम जनरेटर की बात करते हैं। मतलब कूलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कूलिंग के ऊपर जैसे जनरेटर अल्टरनेटर की कूलिंग है, और भी जो कूलिंग के ऊपर एक सेपरेट सीरीज ही सर चला दीजिए जिसमें हम लोग हीटिंग एंड कूलिंग की बात करें, चाहे वो थायरिस्टर हो गया, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गए, चाहे वो आपके जनरेटर हो गए, ठीक है, कोई भी मशीन जिसमें कूलिंग की बात होगी उसके अगर आप चाहते हैं कि सर एक सेपरेट सीरीज ही शुरू कर दिए जहाँ पे हमें कूलिंग के बारे में पता चले पूरा डिटेल, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम एक सेपरेट सीरीज शुरू करेंगे आने वाले समय में जिसमें मैं कूलिंग के ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुमने आसपास जो चीज़ें नहीं देखी होंगी वो भी दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो चलो बात करेंगे उसको कभी और। तो ये होता है कि कूलिंग मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या है, वो तो भाई आपकी दिन भर ओपन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हवा में है। लेकिन जब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल में तो ये कूलिंग हो नहीं पाती यार, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा केबल का, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ने लगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने से सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा लॉसेस के ऊपर, क्योंकि आई स्क्वायर आर ही तो होता है हीटिंग। अब रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो आई स्क्वायर आर हीटिंग बढ़ने लगेगी, तो मतलब अगर हीट ट्रैप हो गई तो ज़्यादा हीट बनने लगेगी बॉडी के अंदर, ठीक। लॉसेस बढ़ेंगे, और लॉसेस अगर बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो गिरने लगेगा, क्योंकि भाई ओमिक लॉसेस हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तुमने 100 वोल्ट भेजा, अगर इस वायर के अंदर मान के चलते हैं 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 99 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आर बढ़ गया,
तो यहाँ पे होने वाला ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो ऐसे केस में 100 वोल्ट भेजोगे और यहाँ पे 90 वोल्ट ही मिलेगा। तो समझ रहे हो, तो वोल्टेज भी गिरने लगेगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर केबल की बात करें तो वोल्टेज काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल होने लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट ट्रैप। ठीक है, ये मैंने यार उल्टा बना दिया, इसको ऊपर बना देना, लॉसेस बढ़ेंगे। ठीक है, नीचे एरो बना दिया, गलत है, ये एरो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम होगी। अब ये दो अगर प्रॉब्लम होगी, स्पेशली लॉसेस अगर बढ़ गए, तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। हम सब लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा होती है आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। ठीक है, और इनपुट को अगर मैं तोड़ूं तो मैं कह सकता हूँ आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यानी कि अल्टीमेटली एफिशिएंसी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लॉसेस के। ठीक है, तो लॉसेस बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी, चाहे कोई भी मशीन क्यों ना हो। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट करने की एफिशिएंसी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो होती है वो डिग्रेड होने लगती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये भी हमें देखने को मिलेगी अगर अंडरग्राउंड के अगर हीट ट्रैप होगी। ठीक, अब देखो इससे और अगर हम अंदर जाके देखें, तो अगर हमारे कंडक्टर में हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, हीट रिलीज होने से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अब अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो कंडक्टर जो है वो अपनी रेटेड कैपेसिटी पे करंट को कैरी करने पे आराम से काम करवा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर इस पर्टिकुलर कंडक्टर की हीट हमने रिलीज करवा दी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। अब रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो जिस कैपेसिटी का तुम ये वायर खरीद के लाए थे कि ये जो वायर कंडक्टर है वो 100 एम्पीयर करंट के लिए बनाए, रेटेड करंट के लिए, तो उसी पे हम इसको फ्लो कराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम बात करते हैं कंडक्टर यानी कि केबल की बात करें और उसके अंदर हीट को ट्रैप हो गई, हीट ट्रैप होने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ऐसे केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस राइज अप करने लगेगा। अब तुम अगर चाहते हो कि 100 वोल्ट जो तुमने भेजा है वो यहाँ पे 99 वोल्ट ही पहुंचे, ठीक है, केवल 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो और लॉसेस भी कम हो, तो ऐसे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें लॉसेस कम करने के लिए और वोल्टेज ड्रॉप को रोकने के लिए, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए तुम्हें अल्टीमेटली सब में करंट को डाउन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंडक्टर बिल्कुल सेफली चलता रहे, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, कंडक्टर को ऑपरेट कराएं बिलो देयर रेटिंग टू कंपनसेट हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो एक बात समझो बहुत ध्यान से, हीटिंग हो रही है तो I2R की हीटिंग हो रही है। अब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर तुम चाहते हो इसके इफेक्ट को हम कंपनसेट करें तो हमें करंट की वैल्यू कम करना पड़ेगा, तभी तो ये चीज़ कांस्टेंट रह पाएगी अगर हम इसे कांस्टेंट रखना है। समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1+α∆T, याद आया? ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसके इफेक्ट को डाउन काउंटर करने के लिए करंट को हमें कम करना पड़ेगा। तो डेट इज़ द थिंग। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, केबल के अंदर हमें हीटिंग के जो इफेक्ट है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हीटिंग बढ़ रही है, इनको कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए हमें करंट को कम करना पड़ता है। एंड दिस डाउनफॉल ऑफ द करंट बिलो इट्स रेटेड कैपेसिटी इज नोन एज डी रेटिंग। तो यहाँ से लेक्चर की स्टार्ट होती है। आज हम लोग बात करेंगे डी रेटिंग ऑफ द केबल के बारे में। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो डी रेटिंग ऑफ अ केबल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, डी रेटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ लोअरिंग दी रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल। मतलब अगर कोई केबल है वो 100 एम्पेयर करंट के लिए बना हुआ है, ठीक है, 100 एम्पेयर के लिए, लेकिन तुम उसे डीरेट करके, मतलब कम रेटिंग पे, डी रेटिंग का मतलब देखो ध्यान से समझो, डी रेटिंग का मतलब हो गया डिग्रेड करना, डिग्रेड दी रेटिंग। ठीक है, यानी कि रेटिंग को तुमने डिग्रेड कर दिया। तो अगर ये जो केबल खरीद के लाए हो ये 100 एम्पेयर के लिए बना हुआ था, लेकिन अब तुम इस पर्टिकुलर केबल को चला रहे हो 90 एम्पेयर पे, 90 एम्पेयर्स पे। ठीक है, तो तुमने क्या करा, इसकी रेटिंग को डिग्रेड कर दिया कि अब ये केबल जो है, तुम कह रहे हो कि अगर तुम्हें इस केबल को सेफली चलाना है तो 90 एम्पेयर पे ही चला सकते हो सेफली। तो ये क्या हुआ, डी रेटिंग हो गई केबल की। ठीक है, तो ओरिजिनल रेटिंग 100 थी, करंट रेटिंग 90 हो गई। सो दिस इज द डाउनफॉल ऑफ द रेटिंग। समझ में आ रही बात है? तो ये क्यों करी जाती है, तो ये डी रेटिंग का जो मेन पर्पज होता है वो होता है केबल को प्रोटेक्ट करना ताकि टेम्परेचर ना बढ़े और दूसरा फेलियर ना हो जाए, मतलब केबल जल ना जाए। क्योंकि केबल जो तुम देखो, बात समझो इस बहुत ध्यान से, जो मैं तुम्हें मैसेज देना चाह रहा हूँ, देखो ये 2 लाइनें हैं, वो 2 लाइनें तुम पढ़ लोगे, कोई भी पढ़ सकता है। मेरा काम क्या है कि तुम्हें डीप मैसेज देना। तो डीप मैसेज को बहुत ध्यान से समझो कि भाई केबल लेके आए तुम, वो 100 एम्पेयर के लिए रेटिंग पे लाए थे, पर जब तुमने 100 एम्पेयर, देखो एक बात याद रखना, कभी भी किसी चीज़ की रेटिंग दी जाती है, तो अगर हम कहते हैं ना कि इस वायर की रेटिंग 100 एम्पेयर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस वायर को अगर 100 एम्पेयर करंट इसके अंदर पूरी ज़िंदगी भी फ्लो करता रहे तब भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही बात है? बिकॉज क्योंकि वो रेटिंग है तो ओवरलोड नहीं होगा।
ओवर रेटिंग नहीं चला रहे हो तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कोई अगर हम आपसे कहते हैं कि 100 ये वायर है 10 एम्पियर का है या 5 एम्पियर का है, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल कोई वायर है 5 एम्पियर का रेटिंग का, तो इसका मतलब अगर इसके अंदर 5 एम्पियर करंट पूरी ज़िंदगी भी फ्लो कराओगे ना, तब भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ये टेम्परेचर राइज नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस करंट, ठीक है। तो करंट की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये होती है रेटिंग। लेकिन अब जब तुमने केबल के लेके आए, केवल 100 एम्पियर का केबल खरीद के लाए, तो वो क्या होना चाहिए था, 100 एम्पियर जब करंट इस केबल के अंदर से फ्लो कराते तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए था, ठीक है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए था। पर हुआ क्या, क्योंकि ये जो केबल है ये ग्राउंड के अंदर दबा हुआ है, तो इसके आसपास क्या हुआ, हीट ट्रैप होकर रह गई। अब हीट ट्रैप होने से क्या हुआ, हीट रिलीज नहीं हो पाई, हीट रिलीज नहीं हो पाई तो इस केबल का टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब केबल का टेम्परेचर बढ़ने लगा, उससे क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ने लगा। तो केबल का टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, इसकी वजह से और हीटिंग होने लग गई। तो अब क्या हो रहा है, हम 100 एम्पेयर करंट लेके आए थे, 100 एम्पेयर रेटिंग का केबल, ताकि 100 एम्पेयर होने पर मतलब टेम्परेचर ना बढ़े केबल का। पर अब तो 100 एम्पेयर पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तो रेटिंग गलत हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिग्रेड कर देते हैं। हम कहते हैं कि इसी केबल को जो 100 एम्पेयर का लेके आए हो, इसको 90 एम्पेयर पे चलाओ। अब क्या होगा, जब 90 एम्पेयर पे चलाओगे तो इसका टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर अभी भी हीटिंग ट्रैप हो रही है, पर अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अब तुम बिलो देयर रेटिंग कैपेसिटी चला रहे हो। समझ में आ रही बात है। तो अब क्या होता है, टेम्परेचर में उतना ज़्यादा राइज देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डी रेटिंग। तो डी रेटिंग क्यों करी जाती है, ताकि टेम्परेचर ना बढ़े और फेलियर से बचा जा सके। क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ने से रिस्क है। कोई कहते हैं कि सर अगर केबल गर्म पड़ रही है, वायर गर्म पड़ रहा है, तो तुमको क्या दिक्कत है। भाई दिक्कत ये है कि अगर केबल गर्म पड़ती गई तो केबल जल जाएगी वहां से, साथ ही साथ वोल्टेज लॉसेस और एफिशिएंसी तीनों की तीनों खराब हो रहे हैं। सो डेट इज द मेन पर्पस ऑफ डी रेटिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, अगर हम डी रेटिंग कर देते हैं तो लाइफ बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम्हारा ऑटो जो है वो 5 लोगों के लिए बना है और तुम उसमें 4 लोग बैठा के चला रहे हो। दिस इज व्हाट वी कॉल डी रेटिंग, ठीक है। तो भाई 4 लोगों को चला रहे हो, एक सीट खाली करके चला रहे हो, तो ये इन मतलब कह सकते हैं अनइकोनॉमिक तो है, मतलब इकोनॉमिक नहीं है प्रोसेस। लेकिन क्या होता है, लाइफ बढ़ जाएगी। और ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर हम 5 लोग बैठा के चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी बन रही है, अंदर के जो लोग हैं, ऑटो के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, ठीक है। बना वो 5 के लिए था, पर क्योंकि टेम्परेचर ऐसा हो गया, मौसम ऐसा चल रहा है, तो 5 लोग नहीं बैठा सकते। तो इसलिए हम उसे 4 लोग में, उस ऑटो में 4 ही लोग बैठा के चला रहे हैं। सो इससे लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन अनइकोनॉमिक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो डीरेटिंग जो होती है वो लाइफ केबल की जो होती है वो एक्सटेंड करती है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो डीरेटिंग होती है ये मेनली परफॉर्म करी जाती है लॉन्ग डिस्टेंस पावर केबल में। शॉर्ट डिस्टेंस में इतना फर्क नहीं पड़ता। छोटी डिस्टेंस की केबल में ना, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम है तो रेजिस्टेंस का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रह जाता। तो लॉन्ग डिस्टेंस जब किलोमीटरों की लाइन है, कई किलोमीटर की, वहाँ ये डीरेटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो डी रेटिंग जब भी हम कहते हैं कि हमने डी रेटिंग कर ली है, तो इसका क्या मतलब होता है, केबल डी रेटिंग कर ली गई है, इसका मतलब होता है ये इंश्योर करा जाता है कि जो भी फैक्टर हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता था, उन सबको हमने मद्देनज़र मतलब ध्यान में ले लिया है और उसके बेसिस पे हमने केबल का सिलेक्शन करा है। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं हमें 100 एम्पेयर की केबल की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, 110 एम्पेयर रेटिंग का केबल लेंगे और उसको हम लोग डीरेट करके 100 एम्पेयर पे चला पाएंगे। समझ में आ रही बात ये। और इसमें डीरेटिंग करने के लिए हम सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जितने भी हैं, कि मतलब नमी कैसी है, ये सारी चीज़ें। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं, ये जो फैक्टर जो हमने इंक्लूड करेंगे केबल को डीरेट करने के लिए, उसको हम कहेंगे केबल डीरेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से पिक्चर में आता है केबल डीरेटिंग फैक्टर। तो अगर हम लोग यहाँ पे केबल डीरेटिंग फैक्टर के बारे में बात कर लें, जैसा कि हमने अभी चर्चा करी, तो केबल डीरेटिंग फैक्टर जो होता है, ये टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एडजस्टमेंट जो हमने किए हैं इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी में ऑफ द इलेक्ट्रिक केबल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। तो करेक्ट केबल डीरेटिंग फैक्टर मतलब ये बताता है कि ये मतलब ये टर्म जो है केबल डीरेटिंग फैक्टर, ये इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हमने जो भी हमने करेक्शंस किए हैं या कह लो डीरेटिंग करी है करंट कैरिंग कैपेसिटी में, उसको अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं स्पेसिफिक कंडीशंस वाले, इंक्लूड फैक्टर्स लाइक जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, मतलब सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है, सॉइल कैसी है, कंडीशंस, मेथड ऑफ केबल, हमने किस तरीके से केबल को इंस्टॉल करा है, और भी बहुत सारे हम चर्चा करेंगे। 9 मेथड हैं बेसिकली, या कह सकते हैं 9 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर केबल डीरेटिंग फैक्टर डिपेंड करता है, यानी कि जो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड करी जाती हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कहा कि हमारा जो 100 एम्पेयर के लिए हम लोग केबल लाए थे, तो कोई जो केबल खरीद के लाया उसकी रेटिंग है 100 एम्पेयर, लेकिन डीरेटिंग फैक्टर है 0.8। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डीरेटिंग फैक्टर 0.8 है तो वो जो केबल है ना वो सेफ है
80 एम्पेयर करंट कैरी करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो डीरेटिंग फैक्टर है ना, जिसकी वजह से हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं रेटिंग को, इस फैक्टर को निकालने के लिए जो हमने 0.8 लिया, ये कहाँ से ले लिया? तो ये डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो ये मीनिंग होता है या सिग्निफिकेंस होता है डीरेटिंग फैक्टर का। अब ये जो 80 एम्पेयर निकल के आया, ये कैसे निकल के आया? तो जो भी रेटिंग कैपेसिटी है करंट, जो तुम्हारी केबल खरीद के लाया, उसकी रेटिंग करंट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दो डीरेटिंग फैक्टर से। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अब जो डीरेटेड एम्पेसिटी है वो कितनी है। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, तो हम अगर मान के चलते हैं कोई पर्टिकुलर सॉइल ऐसी है, पर्टिकुलर जगह का अगर डीरेटिंग फैक्टर 0.8 है और हम चाहते हैं कि हमारा जो केबल है वो 100 एम्पेयर ले, 100 एम्पेयर के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करें, तो कौन सा केबल सेलेक्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि 100 एम्पेयर की जो रेटिंग वाला केबल है वो तो फेल हो गया, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। वो केवल 100 एम्पेयर का अगर रेटिंग वाला केबल खरीद के लाओगे तो वो केवल 80 एम्पेयर के लिए ही यूज हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द डीरेटिंग फैक्टर ऑफ 0.8। तो यहाँ पे आता है केबल सिलेक्शन। तो जो केबल सिलेक्शन तुम करोगे वो, यानी कि अब जो मार्केट से परचेज करोगे रेटिंग का, आई रेटेड जो रेटिंग का केबल तुम मार्केट से परचेज करोगे वो इक्वल होगा तुम्हें कितना करंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि मतलब हम क्या चाहते हैं, 100 एम्पेयर, रिक्वायरमेंट कितनी, 100 एम्पेयर डिवाइड बाई द डीरेटिंग फैक्टर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो केबल मार्केट से कौन सा खरीद के लाओगे? देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई एक केबल था, हमें उसमें 100 एम्पेयर करंट फ्लो कराना है। अब अगर मार्केट से तुम 100 एम्पेयर वाला करंट रेटिंग केबल खरीद के ले आओगे तो वो यहाँ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे हमें डी रेटिंग करनी पड़ रही है 0.8 की। तो फिर कौन सा रेटिंग का केबल खरीदें? तो सिंपली क्या करो, जो तुम्हारी रिक्वायर्ड रेटिंग है, जो तुम क्या चाहते हो, 100 एम्पेयर वाला केबल चाहते हो ना, 100 एम्पेयर कैरी कर सके, तो रिक्वायर्ड 100 डिवाइड बाई डी रेटिंग फैक्टर कितना है, 0.8। ना अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आता है 125 एम्पेयर। तो मार्केट से तुम कौन सा केबल खरीद के लाओगे? 125 एम्पेयर रेटिंग का केबल खरीद के लाओगे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 100 एम्पेयर, यानी कि 100 एम्पेयर करंट फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तुम कौन सा केबल खरीद के लाओगे? 125 एम्पेयर का रेटिंग का केबल खरीदना पड़ेगा अगर डी रेटिंग फैक्टर 0.8 है। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डी रेटिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहां से पिक्चर के अंदर आती है। ठीक है, तो फॉर सेफ ऑपरेशन 125 एम्पेयर का रेटेड केबल खरीदना पड़ेगा। अच्छा, बहुत बार लोग कहते हैं सर आप रिपीट करते हो। यार पढ़ाने के लिए मेरे को रिपीट इसलिए करना पड़ता है ताकि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब एक तरीके से नहीं समझ में आता तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फॉरवर्ड कर लिया करो। ठीक है, ये मेरा तरीका है, क्योंकि मैं यार इसको चेंज करूंगा तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कई बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा अ, अलग तड़का लगा के समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि यार उनको भी समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जो नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इस बात के लिए आप लोग गुस्सा मत हुआ करो। ठीक है, आप फॉरवर्ड कर लिया करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया करो। ठीक। अच्छा, वो ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमें डीरेटिंग फैक्टर, यानी कि जो ये जो वैल्यू निकल के आई ना 0.8, ये कहाँ से निकल के आई? ठीक है, तो ये कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये डीरेटिंग फैक्टर डिसाइड होगा? जैसे एग्जांपल एम्बिएंट टेम्परेचर, सॉइल कंडीशन। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डीएफ की वैल्यू डिसाइड करते हैं? इसको हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पुराने लेक्चर जो भी हैं और जो चल रहे हैं इन सब की पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ सबस्टेशन सीरीज चल रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ पे मैंने उनको बताया हुआ है और उनकी जो ट्रिक्स हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9 ऐसे फैक्टर्स की जिसकी बेसिस पे डीरेटिंग फैक्टर डिसाइड होता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। वहाँ हम सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसे। थैंक यू।